नमस्ते प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद और आशा आपसे बहुत ज्यादा है कि आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको और हमें पता है, आपके 11 के एग्जाम निकट आ चुके हैं और कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ्स के वो सारे फार्मूले जो क्लास 11th की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे इन द सेंस मैं बात कर रहा हूं जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं या जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करेंगे, कुछ फार्मूले जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं हम लोग पहला चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय। सबसे पहले समुच्चय के वो जरूरी बातें जो आपको जाननी बहुत जरूरी हैं, उनमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि आप सभी को समुच्चय पता होगा। समुच्चय किसे कहते हैं ये थ्योरी तो आपको पता है क्योंकि मैं फार्मूला कवर करने आया हूं, पर फिर भी मैं एक बार आपको थ्योरी बता देता हूं। समुच्चय की परिभाषा होती है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का मतलब क्या है? ये कहते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, सुपरिभाषित सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह, भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह, का वस्तुओं का संग्रह। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, सुपरिभाषित शब्द का क्या मतलब है? सुपरिभाषित शब्द का मतलब यह है कि एक ऐसी वस्तुएं जिनकी डिफिनेशन पर्याप्त हो, मतलब कि वो व्यक्ति से व्यक्ति में ना बदल जाए। जैसे मैं अगर आप सभी से एक छोटा सा सवाल करूं कि आपके दो फेवरेट प्लेयर का नाम बताओ, शायद ये सवाल हर लोगों के लिए अलग अलग होगा। मैक्सिमम केसेस में होगा कोई विराट और रोहित का नाम लेगा, कोई एबी डिविलियर्स और रोहित का नाम लेगा, कोई एबी डिविलियर्स विराट का नाम लेगा, कोई धोनी का नाम लेगा, कोई मोहम्मद कैफ का नाम लेगा, कोई सौरव गांगुली का नाम लेगा, कोई सचिन तेंदुलकर का नाम लूंगा। सब अलग अलग नाम लेंगे। तो अब ये परिभाषा क्या होगी? सुपरिभाषित नहीं है। ये परिभाषा को हम कभी भी वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। और वेल डिफाइंड किसको नहीं बोलेंगे? आपके पसंदीदा खिलाड़ी। पसंदीदा खिलाड़ी डिफाइंड नहीं है, वो अलग अलग हो सकता है। किसी एक बेस्ट छात्र का चयन, ये अलग अलग हो सकता है, ये भी सुपरिभाषित नहीं है। आप गणित वाले अध्यापक से कहोगे, वो किसी और बच्चे को फेवरेट बताएंगे, फिजिक्स वाले किसी और को बताएंगे, केमिस्ट्री वाले किसी और को बताएंगे। तो ये जो बेहतर या अच्छे छात्र का जो चयन है, ये भी सुपरिभाषित नहीं। अगर मैं आपसे कहूं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो ये सुपरिभाषित है। आप किसी से भी पूछोगे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो पूरी दुनिया आपको बताएगी 1 2 3 4 5। और ये किसी से भी पूछो, ये व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं बदलेगी। और इसी को कहते हैं सुपरिभाषित, इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड। बात समझ में आया? तो ऐसे वस्तुओं के संग्रह की बात हम कर रहे हैं जो वेल डिफाइंड हो, जो सुपरिभाषित हो। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हों, तो आप कुछ बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो समुच्चय आपको पता है, समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। आगे चलते हैं और इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। बात समझ पा रहे? अगर मैं समुच्चय पे चर्चा कर चुका हूं, तो अब मेरी अगली और प्यारी और शांत चर्चा इस बात पे होगी कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय का मतलब क्या होता है? उप समुच्चय को हम इस तरह से दिखाते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। मतलब ए के सभी अवयव बी में होंगे। अगर मैं ए, इसको क्या कहते हैं? ए बी का उप समुच्चय है, मतलब ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं। इसका क्या मतलब होगा? ए उप समुच्चय है बी का, ए के सभी अवयव बी में है। ए के सभी अवयव अवयव बी में उपस्थित है। क्लियर? अगर ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तो ए बी का उप समुच्चय हो जाएगा और बी ए का सुपरसेट कहलाता है। अगर ए में अवयवों की संख्या, अगर मैं आपसे कहूं, ये इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है जब जब ये होता है तो ए के सारे अवयव बी में होते हैं, लेकिन बी के सारे अवयव ए में नहीं होते। लेकिन जब मैं ये नीचे लगा देता हूं, इसका मतलब होता है ए के सारे अवयव बी में हैं और बी के भी सारे अवयव ए में हैं। इज इट क्लियर? दूसरी और सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात है, अगर समुच्चय ए में पी अवयव है, अगर समुच्चय ए में पी अवयव है, तो इसके उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी? उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या,
उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 2 की पावर p। ठीक है, अगर किसी में संख्या 2 है तो 2 की घात 2 मतलब 4 हो जाएगा, 3 है तो 2 की घात 3 मतलब 8 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो और जान सकते हो। अब इसकी जरूरी बातों पे अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूं या इसकी कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताना चाहूं तो वो कुछ इस तरह से। अब इसके बाद मैं आपको इसके कुछ ऑपरेशंस पे चर्चा करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। आपने उप समुच्चय जान लिया कि अगर समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसके आगे अपनी बात को बताना चाहूं और आपसे शेयर करना चाहूं तो आपने इसको देखा होगा जिसको सम्मिलन कहते हैं। सम्मिलन, सम्मिलन जिसको हम यूनियन कहते हैं, यूनियन, जिसको हम यूनियन के तहत इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यूनियन इसको कहता हूं तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे, जहां यू जैसा चिन्ह लगा हो उसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का मतलब होता है कि यहां पे जो x आएगा, यहां पे जो वैल्यू आएगी, वो जो x होगा, x या तो ए में हो, x या तो ए में हो या x बी में हो। बात समझ पा रहे? मतलब ये जो x है वो या तो ए में हो या तो बी में हो। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के तहत समझाना चाहूंगा। अगर मैं a बराबर कहूं 1 2 3 और b बराबर मैं आपसे कहूं 4 3 और 4 और 5, तो हमारा a यूनियन b क्या हो जाएगा? a यूनियन b निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी जो होगा 1 2 3 का सब ले लो, 1 2 3 का सब ले लो। 1 2 3 का जब आप सब ले रहे हो तो अब यहां से 3 4 5, तो यहां से देखो 1 2 3 में से इसका 3 और इसका 3, देखो एक बार 3 लिख चुके हो दोबारा नहीं लिखोगे। ये देखो इसका पूरा लिख दिया, अब इसका पूरा लिखेंगे। 3 लिखा जा चुका है तो कोई बात नहीं, 4 और 5। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने ये वाली बात देख ली। यहां तक कोई डाउट हो, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 आ गया। बात सबको समझ में आ रही? अगर ये बात आपको समझ में आ रही तो अब मैं आगे चलता हूं। सम्मिलन के बाद हम बात कर रहे हैं सर्वनिष्ठ की। सम्मिलन के बाद हम बात कर रहे हैं सर्वनिष्ठ की। सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब होता है इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ जिसको हम क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन। हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी कहूंगा तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो x आएगा वो ए और बी दोनों में होना चाहिए। x ए में भी होना चाहिए और x बी में भी होना चाहिए। x ए में भी होना चाहिए और x बी में होना चाहिए। मतलब x जो है वो दोनों में होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। इतनी सी बात सबको समझ में आ रही? अगर कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ जरूरी और इंपॉर्टेंट फार्मूले बता रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ही आपने मेरी ये वाली बात समझ ली, अब अगली बात आप मेरी समझोगे कि इसके बीच का अंतर, ए और बी के बीच का अंतर। ए और बी का अंतर क्या है, ए और बी के बीच का अंतर, अंतर इसके बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको ऐसे दिखाते हैं, ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए माइनस बी का मतलब होता है एक्स, और एक ऐसा एक्स जो कि ए में हो, एक ऐसा एक्स जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। एक्स बी में नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? एक्स ए में तो होना चाहिए लेकिन एक्स बी में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूं, ये दोनों को मैं समझाना चाहूंगा, ये भी समझाऊंगा ये भी एक साथ। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू क्या ले रहा हूं, 4 3 4 5। एक बात बताओ, इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? अब आप देखो, ए में 1 है, इसमें 1 नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। मैंने क्या था, इंटरसेक्शन में जो दोनों में हो। अब इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। अगर दोनों में 3 है, अगर दोनों में 3 है तो यहां से 3 उठा लो। बात समझ में आई? कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, बताओ।
जो दोनों में होगा, जो ए में और बी में होगा, वही इंटरसेक्शन में उठा के रखा जाता है। अब सवाल ये है कि ए माइनस बी क्या है। अगर मैं ए माइनस बी की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बात करूं ए माइनस बी की, तो मैंने आपसे क्या कहा, जो केवल ए में हो लेकिन बी में ना हो। ए माइनस बी का क्या मतलब है, जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो वो ए माइनस बी वाले में आता है। तो कैसे आएगा, अब देखो ए में क्या है, 1 है, बी में नहीं है, लिख दो। ए में 2 है, बी में नहीं है, तो ये इसमें 1 का मत, 3 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 ए में भी है और बी में भी। तो जो केवल, अगर यही इसका उल्टा कर दे, बी माइनस ए, तो इसका क्या मतलब होगा, जो केवल बी में हो ए में ना हो। मतलब बी में क्या है, देखो 3 इसमें, इसमें है, दोनों में है, नहीं लिया जाएगा। बी में 4 है, ए में नहीं है, तो 4। बी में 5 है, ए में नहीं है, तो 5। समझ में आ गई बात। इतनी सी बातें अगर आपको क्लियर और समझ में आ रही, तो अब इसको आप फोटो खींच लो। तो ये इतनी सी बातें थी, और कुछ जरूरी फार्मूले जो पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, वो फार्मूले कौन कौन से हैं जरा मैं आपको बताना चाहूं कि अगर आपके पास ए यूनियन बी आ जाए, अगर ए यूनियन बी आ जाए, ये किसके बराबर होता है, अगर मैं आपसे कहूं ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, तो इसके बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये जरूरी, क्लियर है, ये जरूरी बात है। तो इतने से फार्मूले आपके लिए पहले चैप्टर में और भी बहुत से फार्मूले, डिमॉर्गन्स का है और भी बहुत सारे फार्मूले, पर आपके लिए अभी के लिए ये इतने फार्मूले बहुत जरूरी हैं। आगे चलता हूँ, डिमॉर्गन्स, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले, ऐसे बहुत से फार्मूले, पर मैंने आपसे कहा था मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलों पर चर्चा करूंगा, तो ये फार्मूले हो गए। आगे चलते हैं। अब अगर मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं, दूसरा चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन। अगर मैं आपसे बात करूं संबंध एवं फलन, आपका दूसरा अध्याय, फंक्शन जिसको हम फलन कहते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, संबंध जिसको हम क्या कहते हैं, फलन। संबंध और फलन, संबंध और फलन में दो फार्मूले, सबसे शुरुआत अगर मैं दूसरे चैप्टर की करूं, तो शुरुआत कहां से होती है, यहां से। सबसे पहले कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन की अगर मैं आपसे बात करूं, जिसको कार्टीजन प्रोडक्ट कहते हैं, तो कार्तीय गुणन क्या है, अगर मेरे पास दो समुच्चय हैं, ए बराबर मैंने कहा 1 2 3, और मैंने कहा समुच्चय बी बराबर है हमारे पास 3 और 4, तो जो कार्तीय गुणन होता है वो क्या होता है, जो कार्तीय गुणन होता है वो होता है ए क्रॉस बी। तो ये कार्तीय गुणन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणन क्या होगा, ए क्रॉस बी। अगर ये ए क्रॉस बी है, तब हम क्या बात करेंगे, ए क्या है 1 2 3, बी क्या है हमारा 4 और 5, 3 और 5, 3 और 4। तो कार्तीय गुणन कहता है ए के सभी अवयवों का बी के सभी अवयवों के साथ सभी संभावित क्रमित युग्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का 3 के साथ 1 कामा 3, 1 का 4 के साथ 1 कामा 4, 2 का 3 के साथ 2 कामा 3, 2 का 4 के साथ 2 कामा 4, 3 का 3 के साथ 3 कामा 3, 3 का 4 के साथ 3 कामा 4। इस तरह से ये बातें यहीं पे खत्म होती। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई। ये कार्तीय गुणन है, और कार्तीय गुणन कहता है अगर समुच्चय ए में p अवयव है और समुच्चय बी में q अवयव है, तो इसमें अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू। अगली और जरूरी बात पे अगर मैं आपसे चर्चा करूं, तो वो क्या है, अगली और जरूरी बात बेटा, दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं। x और y आपस में बराबर कैसे होते हैं, मान लो ये a कामा b, दो क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर होते हैं जब ये x वाला a के बराबर हो जाए और ये y वाला b के बराबर हो जाए। क्लियर, x वाला a के बराबर हो जाए और y वाला b के बराबर हो जाए, तो ये दोनों आपस में बराबर कहलाते हैं। तो ये दो क्रमित युग्म बराबर कब होते हैं, कैसे होते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं संबंध की, तो संबंध क्या है। अब अगर मैं आपसे संबंध पे चर्चा करूं, तो संबंध क्या होता है, संबंध जिसको रिलेशन कहते हैं, संबंध जो आर है, संबंध आर जो होता है
वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। संबंध जो होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। और संबंध अगर उपसमुच्चय है तो संबंध के प्रकार में अगर मैं बात करूं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके 3 प्रकार आपको 11 में पढ़ाए जाते हैं। 11th में आपको 3 प्रकार पढ़ाए जाते हैं। पहला कौन सा पढ़ाया जाता है? रिक्त संबंध। कौन सा? रिक्त संबंध, जिसको एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। रिक्त संबंध क्या है? एक ऐसा संबंध जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो। जैसे मैं, एक लड़का है, उसके माता जी का कोई भाई नहीं है। मैंने उस लड़के से कहा तुम्हारे मामा का संबंध बताओ, तो वो कहेगा मेरे कोई मामा नहीं है। सगे मामा की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके माता जी का कोई भाई नहीं है, तो उसके कोई मामा जी नहीं होंगे। तो उसके लिए मामा का जो संबंध है वो क्या हो गया? रिक्त हो गया। उसके लिए जो मामा का संबंध है वो क्या हो गया? उसके लिए जो मामा का संबंध है वो रिक्त हो गया। तो रिक्त संबंध क्या होता है? एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अवयव ना हो। जैसे मैं उससे कहता हूं मामा का नाम लिखो, तो वो कुछ ना लिख पाता, तो उसके लिए रिक्त संबंध हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त संबंध, जिसमें कोई भी अवयव ना हो। दूसरी बात, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या है? अगर मैं आपसे सार्वत्रिक संबंध पे चर्चा करूं, तो सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? एक ऐसा संबंध आर जो कार्तीय गुणन बन जाए। मतलब आर में कार्तीय गुणन के सारे अवयव आ जाए, मतलब आर बराबर ए क्रॉस बी। सार्वत्रिक संबंध जो कार्तीय गुणनफल के सारे क्रमितियों जिसमें आ जाए, वो क्या हो जाता है? क्रमितियों। जैसे इंसानियत का रिश्ता। इंसानियत का रिश्ता सार्वत्रिक है हर व्यक्ति के जीवन में। हर व्यक्ति को इंसानियत के रिश्ते को मानना चाहिए। कहते हैं ना, इंसानियत मर गई क्या? तो भैया ये सार्वत्रिक संबंध। तीसरा है, तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है आपका तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, तत्समक संबंध जिसको हम और आप आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तत्समक संबंध जिसको हम और आप आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन स्वयं से संबंधित होती है। तो ये कहता है तभी इस, ये साइन किसका है? प्रत्येक। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए। समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं सभी, समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं सभी के लिए ए कामा ए, ए कामा ए, केवल ए कामा ए होना चाहिए। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। प्रत्येक जितने भी हैं सभी अवयव के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इतनी सी अगर आपको बात पता है, इतनी सी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से सभी लोग फटाक से इसकी फोटो ले लो। आगे चलो। अगर यहां तक आपको और मेरी बात समझ में आ गई, तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, इसके बाद आता है आपका फलन। मैं आपको फलन के बारे में बता दूं। फलन क्या होता है? फलन क्या होता है? फलन इस तरह से लिखा होता है, एफ सच दैट ए से बी। इसको क्या कहेंगे? एफ इस प्रकार है ए से बी, और बेटा एफ इस प्रकार ए से बी फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? फलन कहलाएगा, कहलाएगा, फलन कहलाएगा यदि ये प्रांत, यदि प्रांत ए का, यदि प्रांत ए का प्रत्येक अवयव, यदि प्रांत ए का प्रत्येक अवयव, यदि प्रांत ए का प्रत्येक अवयव सह प्रांत बी में, सह प्रांत बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाए, प्रतिबिंब बनाए। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो मेरी दो शकल हो जाए, मैं ऐसे बीच में ऐसे पढ़ा रहा हूं, अचानक से घूमूं, मेरी शकल बदल जाए, फिर मैं अचानक से ऐसे घूमूं, मेरी शकल बदल जाए। तुम क्या कहोगे? अरे गजब अच्छादारी टीचर पढ़ा रहा है, शकल बदल रही, बह भाग जाओ यहाँ से, है ना? तो मतलब आप समझ रहे हो कि किसी की भी दो शकल नहीं हो सकती, दो इमेज नहीं हो सकती। उस तरह से याद रखना, किसी एक के भी दो प्रतिबिंब नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा, मान लो ये ए है और ये बी, ये 1 2 3,
ये ए और बी है, ये सी। उस प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब है, ये फलन है, सभी के एक प्रतिबिंब है, फलन है। प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं है, देखो 4 छूट गया, तो ये संबंध नहीं है, ये सॉरी फलन नहीं। मैंने कहा प्रत्येक, कोई छूटना नहीं चाहिए। हिंदी पिक्चर देखे हो? सॉरी सॉरी, हिंदी पिक्चर आपने देखा? हिंदी पिक्चर में क्या होता था, 4-5 लोग टीवी के सामने खड़े होते थे, उनमें से एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसकी प्रतिबिंबें नहीं बनती थी, समझ जाते अरे ये तो भूत है, और भूत हिंदी पिक्चर में ऐसे पकड़ा जाता था। अब 4 लोग खड़े हैं, इसकी इमेज नहीं बन रही, तो ये भूत हो गया ना, तो ये फलन कहां से हुआ? तो ये फलन नहीं होगा, इसका प्रत्येक अवयव होना चाहिए। एक चीज और, अब देखो इसमें 7 छूट गया, इसमें सब के प्रतिबिंब तो हैं लेकिन 7 छूट गया। अगर इसमें सब के प्रतिबिंब है लेकिन 7 छूट गए, अगर एक भी छूट जाता है, अगर एक भी छूट जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सह प्रांत में छूटा है। अब कोई आदमी एक चित्र बना दिया, ये तो प्रतिबिंब है ना, तो इसके छूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने ये चित्र बना दिया, अब इस शक्ल का कोई आदमी है धरती में? नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ा? तो चित्र ही तो है, लेकिन इसकी शक्ल का कोई आदमी नहीं है, बात खत्म। लेकिन अगर आदमी है तो उसका चित्र होना चाहिए, ठीक है? तो अगर यहां छूट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फलन है। अच्छा बताओ, क्या ये फलन है? हाँ है। क्यों? देखो सबकी एक इमेज है, एक की केवल एक इमेज है, दो की भी, अच्छा सबकी एक इमेज है लेकिन दो की सेम इमेज है। भैया जुड़वा तो होते हैं ना, 2 लोगों की सेम इमेज तो हो सकती है, 3 लोगों की सेम इमेज हो सकती है, 4 लोगों की सेम इमेज हो सकती है। इंस्टाग्राम में चले जाओ तो अजय देवगन भर भर के हैं, थोक के भाव में अजय देवगन मिलते हैं। सेम शकल के बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है एक ही शकल के कई लोग हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखो दोनों की सेम शकल हो सकती है, लेकिन एक की कई शकल नहीं होनी चाहिए, जो अभी मैंने आपसे कहा, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब 1 की 2 इमेज है, 1 की इमेज 7 भी है 4 भी है, तो ये नहीं होगा। मतलब समझ रहे, एक व्यक्ति की 2 शकल नहीं हो सकती या 2 की सेम हो, समझ गए? ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। फलन समझ में आ गया? अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब मैं आपको ले चलता हूं तीसरा चैप्टर, त्रिकोणमिति फलनों का प्रांत और परिसर। तो त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा, इसका प्रांत आर है, परिसर परास मतलब होता है परिसर, ये क्या है? परिसर। इसका परिसर क्या हो जाएगा? -1 से 1। कॉस थीटा का सेम टू सेम होगा, तो ये मैंने यहां पर क्या लिखा है? प्रांत और परिसर लिखा हुआ है। तो समझ में आ गई बात? यहां पर ये क्या होता है कि मैंने क्या कहा, ये परास का मतलब क्या है? ये परिसर है, ये क्या है? प्रांत है, और ये क्या है? परिसर है। तो साइन थीटा का जो प्रांत है वो आर है, इसका जो परिसर है वो -1 से 1 है। कॉस थीटा का जो प्रांत है वो आर है, इसका जो परिसर है -1 से 1। सेम टेन थीटा की मैं बात करूं तो इन्होंने 2n+1 π/2 को हटा दिया है। यहाँ पे n इंटीजर्स है, पूर्णांक है, यहाँ पे n क्या है? इंटीजर्स है, ये पूर्णांक है। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर से हमने n को हटा दिया है, तो ये क्यों क्यों? टेन थीटा होता है साइन अपान कॉस, तो यहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना, इस 0 से बचा रहे, तो उसी 0 से बचाने के लिए इन्होंने इसको हटा दिया। तो इसका परिसर क्या है? -∞ से ∞ हो गया। दूसरी बात, कॉट थीटा क्या है? आर, n पाई से n, यहां से इन्होंने किसको हटाया? n पाई को हटाया। n कहा है यहाँ पर? स्टिल इंटीजर है, पूर्णांक। तो ये भी इसका परिसर -∞ से ∞ है। ये सेक थीटा का है, ये कॉसेक थीटा का है। इसके आगे अगर मैं आपको बताऊं तो इसके आगे की बात है ये त्रिकोणमिति अनुपात। इसके मान क्या क्या है? साइन थीटा 0, साइन, ये सबको पता है, इसको आप देख लो। अच्छा, इसके अलावा क्या है? ये इसके कुछ जरूरी सूत्र है।
आपको याद होनी चाहिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ में आई बात? अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला कॉस ए प्लस बी वाले में माइनस आता है, याद रखना, कॉस ए माइनस बी में प्लस आता है। ये टेन ए, अगर टेन ए प्लस बी होगा तो टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन ए प्लस बी, टेन ए इंटू टेन बी होगा। अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे नीचे प्लस हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। तो ये सारे फार्मूले आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी फार्मूलों में से एक ये फार्मूला भी आपके लिए काफी जरूरी है, टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी कॉस ए। ये इसके साथ ही त्रिकोणमिति, अगर मैं आपसे बात करूं मेजरमेंट मापन पे भी कुछ फार्मूले हैं। जैसे पहला क्या है, एक पूरे चक्कर में अगर एक पूरा चक्कर लगाओगे तो ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। पूरे चक्कर में क्या होता है, 360 डिग्री पूरा चक्कर घूमेगा। तो एक डिग्री बराबर क्या होता है, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और एक मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, बताओ। मैंने आपसे क्या कहा, एक पूरे चक्कर बराबर क्या लिया, एक पूरे चक्कर में कितना कोण होता है, एक पूरे चक्कर में कोण कितना हो जाएगा, एक पूरे चक्कर में कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, और एक डिग्री बराबर ऐसा। अच्छा रेडियन पढ़ा है? अच्छा एक डिग्री बराबर, अगर आपके पास मान लो मैंने आपसे कहा आपके पास एक डिग्री है, तो याद रखना जब कोई भी आपके पास एक डिग्री है तो उसको आप पाई बटे 180 रेडियन लिख सकते हो। क्लियर? ना समझ पाए हो तो बताओ। जैसे आपके पास 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणते पाई बटे 180 रेडियन। अब आप देखो इससे गुणा करा दो और 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। इसीलिए 30 डिग्री को पाई बाई 6 कहा जाता है। 30 डिग्री को कई बार रेडियन में पाई बाई 6 लिखा जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो उसी तरह एक डिग्री की जगह आप ये लिख सकते हो, और सेम एक रेडियन की जगह क्या लिख सकते हो, आप एक रेडियन की जगह लिख सकते हो, एक रेडियन की जगह आप लिख सकते हो 180 बटे पाई, और ये डिग्री हो जाएगी। समझ गए? तो इतनी सी बातें जरूरी थी, तीसरे वाले से ये फार्मूले जरूरी। बात करते हैं चौथे की, चौथे चैप्टर की, मतलब नेक्स्ट चैप्टर की, चौथे मतलब नेक्स्ट पे आते, मतलब नेक्स्ट चैप्टर सम्मित संख्याएं और द्विघात समीकरण में। जो सम्मित संख्याएं, द्विघात समीकरण अभी रोक दो। बात कर रहा हूं सम्मित संख्याओं की, किसकी बात कर रहे हैं, सम्मित संख्याओं की। अगर मैं बात करूं तो सम्मित संख्याओं के साथ क्या खेल है, सम्मित संख्याओं के बारे में अगर हम और आप चर्चा करें तो सम्मित संख्याओं का स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप कैसा होता है। सम्मित संख्याएं ऐसे दिखती है, z बराबर x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, ठीक है, a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, ये इसका स्टैंडर्ड रूप है। इससे पहले एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं, जरा उसके बारे में देख लो। काल्पनिक संख्या जहां i बराबर होता है अंडर रूट -1, ठीक है, i, और बात समझ में आ रही सबको, आई बराबर अंडर रूट -1, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, -i, ठीक है। आई की पावर 4 क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1। बात समझ गए? तो ये बेटा इस तरह से इसकी वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी। और आपको बताऊं आई की पावर 4n अगर दिया है, अगर 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, जहां n एक इंटीजर, n क्या है, एक पूर्णांक है, n बिलोंग्स टू i, n क्या है, एक पूर्णांक है, n क्या है, एक इंटीजर। तो इस केसेस में 4 के मल्टीपल में इसकी पावर होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए। इसका जो मापांक है, जो मॉडुलस है, अब अगर ये z बराबर दिया है, z बराबर अगर मैंने इसको कहा है ये a प्लस आई बी है, तो इसका मापांक क्या हो जाएगा,
इसका जो मापांक है, मॉडुलस जिसको कहते हैं, वो मॉड ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? इसके आगे इसका जो कोणांक है, जो कोणांक जिसको आप क्या कहते हो, आर्ग्यूमेंट, इसका जो कोणांक है वो क्या हो जाएगा, इसके कोणांक के लिए tan, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ध्यान सुनना। जब मैं कोणांक निकालने जाता हूँ, थीटा निकालने जाता हूँ, तो सबसे पहले मुझे tan अल्फा निकालना होता है। क्या निकालना होता है? tan अल्फा। tan अल्फा बराबर हमको क्या करना होता है, वाई बी बटे ए लिखना होता है। क्या लिखना होता है? बी बटे ए। और पॉजिटिव, देखो मैंने पॉजिटिव लिखा है। चेक करना होता है tan की कौन सी वैल्यू है। ये चेक करने के बाद, ये चेक करने, यहाँ पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव लेना है दोनों। फिर हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, फिर अगर हम यहाँ पर एक ये बनाते हैं, मैं एक टेबल बना के दे रहा हूँ, एक टेबल है, यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालना। यहाँ से आप क्या निकालोगे? अल्फा की वैल्यू। पता नहीं अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे? ऐसे। अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी? ऐसे, tan इनवर्स बी अपान ए। तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप चेक करना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड। 2 3 4 सॉरी, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम लिखेंगे कोणांक। यहाँ पे चतुर्थांश कौन सा, किस क्वाड्रेंट में, यहाँ चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब किस क्वाड्रेंट पे वो है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं, ये फर्स्ट में, तो सम्मिश्र संख्या कैसी होगी, आपकी सम्मिश्र संख्या कैसी होगी पता है? अगर ये फर्स्ट में है तो z बराबर a प्लस आई बी होगा, और इसमें कोणांक क्या होगा, जो कोणांक होगा आपका वो थीटा बराबर अल्फा। जो मतलब अल्फा की वैल्यू आई है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी सेम फर्स्ट में। अगर ये सेकंड में है तो इसकी शक्ल ऐसी होगी, z बराबर माइनस ए प्लस आई बी, z बराबर माइनस ए प्लस आई बी। और ये जो थीटा आएगा वो आएगा पाई माइनस अल्फा। इसके बाद थर्ड पे आ जाओ, z बराबर आएगा माइनस ए माइनस आई बी। तो इस केसेस में थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ले लो और ये आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। क्लियर है? अगर मैं फोर्थ की बात करूं, चौथे की, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, z बराबर ऐसे होगा a प्लस ए माइनस आई बी। ये चौथे के लिए। तो उस केसेस में ये थीटा जो होगा वो जो अल्फा है उसी का माइनस। तो इस तरह से आप किसी का भी कोणांक निकाल सकते हो बहुत आसानी से। आगे चलो, ये फार्मूले समझ में आ रहे हैं, इसके आगे ले चलता हूं। अब श्रेणी और क्रम, अनुक्रम और श्रेणी में एपी है, समांतर श्रेणियां हैं, तो उसका n पद क्या होगा, n पद ए एन बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन। ये सबको पता है। n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या इसका ये भी फार्मूला होता है, एस एन बराबर n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस ए एन। ठीक है, ये कोई सा भी फार्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही? जीपी क्या होता है, जिसको आप जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणियां। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का जो जरूरी फार्मूला है वो क्या है। तो गुणोत्तर श्रेणी में आपको पता होगा ए एन बराबर क्या हो जाएगा, एनवा पद क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन। एनवा पद क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन। और इसके एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एस एन बराबर ए ब्रैकेट में वन माइनस आर की पावर एन अपान वन माइनस आर। ये हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो बताओ। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं क्रमचय और संचय, जिसको हम क्या कहते हैं, परमुटेशंस को हम क्रमचय कहते हैं, क्रमोचय, और कॉम्बिनेशन को हम संचय कहते हैं। जब वैसे इस चैप्टर को हमें पढ़ने का मौका मिलता तो बहुत मजा आता। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत खूबसूरत है। तो ये क्रमचय क्या है, देखो बिना संचय के क्रमचय होता ही नहीं। हर क्रमचय में संचय पाया जाता है।
फिर कभी बताऊंगा। कह रहा है अगर आपके पास n ऑप्शंस हो, मतलब n अंकों में से, n ऑब्जेक्ट्स में से आपको r ऑब्जेक्ट चुनना हो, n अवयव में से r अवयव चुनना हो, तो PNR, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NPR, या इसको हम PNR लिखते हैं। दो तरीके हैं लिखने के, NPR या PNR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बटे में n माइनस r फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही? यहाँ तक कोई डाउट हो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, तो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे की कहानी है कॉम्बिनेशन मतलब संचय। कॉम्बिनेशन मतलब संचय को हम NCR कहते हैं, या C ब्रैकेट में n कामा r कहते हैं, बराबर। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता है n माइनस r फैक्टोरियल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NPR बटे r फैक्टोरियल। ठीक है, क्रमचय और संचय। मैं आपको बता दूं, क्रमचय का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब चीजों को व्यवस्थित करना, क्रमचय में आता है। संचय का मतलब होता है सिलेक्शन, किसी चीजों को चुनना, जो सिलेक्ट करना होता है, चुनना, वो कहाँ आता है? वो संचय में आता है, अर्थात कॉम्बिनेशन में आता है सिलेक्शन। किसी चीज का सिलेक्शन जो होता है, जो चयन होता है, वो संचय में आता है। आगे ले चलूं, मैं आपको बताऊं, मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलों पे चर्चा कर रहा हूं, जो जरूरी फार्मूले वो आपको याद दिला रहा हूं। अगर आपके पास देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, क्यूब का जानते हो, 4 का भी कर लेते हो, 5 से 6 से दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कौन बचाएगा? ऐसे कंडीशन में आपको द्विपद प्रमेय, ये आपको बचाएगी। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? अगर आपके पास a प्लस बी की पावर n, ये क्या है? a प्लस बी की पावर n, ये a प्लस बी की पावर n। तो इस कंडीशन में क्या लिखना है आपको? r 0 से लेकर n, CNR a n माइनस आर बी की पावर r। मतलब मैं आपको एक सीधे तौर पे बताऊं, a प्लस बी की पावर n दिया हो तो आप ऐसे लिखोगे NC0। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, सबसे पहले कहाँ से करोगे? NC0 से शुरुआत करोगे, और a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। अब देखो यहीं से पावर इसकी घटती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी, NC2 a की पावर n माइनस टू और b की पावर 2 प्लस डॉट 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 जाएगा, लास्ट में NCN तक जाएगा, जहां b की पावर n हो जाएगी a की पावर 0। तो ये इसका विस्तार है, ये इसका प्रसार है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये ज्यादा आसान है जो मैंने लिखा है, तो आप इसको फॉलो कर लेना। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है ढाल अर्थात स्लोप, मतलब रेखाएं। इसके बारे में आपको बताऊं, अगर मैं आपसे ढाल की बात करूं, मेरे पास दो बिंदु, इसको मैं समझा रहा हूं, इसमें थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, मैं समझा रहा हूं ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं ढाल अर्थात स्लोप है मेरे पास, और मुझे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, मेरे पास दो बिंदु है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का अगर मुझे ढाल निकालना है, मान लो x1 और y1, इन दो बिंदुओं से अगर गुजर रही है रेखा, इसकी ढाल क्या होगी? तो दो बिंदुओं से अगर कोई गुजर रहा है तो उसकी ढाल m, स्लोप क्या हो जाएगा? m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये इसका ढाल ऐसे निकालता है। लेकिन अगर मेरे पास कोण दिया हो, अगर मेरे पास थीटा हो, क्या हो? थीटा दिया हो, तब अगर मेरे पास एंगल है, मेरे पास बिंदु नहीं है, मेरे पास क्या है? एंगल अर्थात कोण है, तब ढाल क्या हो जाएगी? अगर आपके पास कोण है तो उस आपकी ढाल क्या हो जाएगी? m बराबर tan थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? m बराबर tan थीटा हो जाएगी। समझ गए? और अगर आपके पास ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तब आपका ढाल क्या हो जाएगा? इसके लिए आपकी ढाल क्या हो जाएगी? इसके लिए जो आपकी ढाल है, मतलब अर्थात m, वो क्या हो जाएगा? निगेटिव में a बटे b, मतलब x का गुणांक बटे y का गुणांक, जो x का गुणांक बटे y का गुणांक। समझ गए? तो ये ढाल की बात थी। और अब अगर आपको ढाल पता चल गया, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे बात करूं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, अगर अब ये दो बिंदुओं से कोई रेखा गुजर रही है, सपोज करो, अगर आपसे मैं कहूं यहां पे दो बिंदु हैं
और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर ये जो प्रवणता है स्लोप y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ये रेखा का समीकरण क्या है, रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या कहलाता है, रेखा का समीकरण कहलाता है। दूसरी बात, अगर y माइनस वाई वन बराबर यहां पे आ जाएगा m x माइनस x1, अगर प्रवणता m है, अगर प्रवणता m है तो ये हो जाएगा, कोई सारे फार्मूले से जो मर्जी है। तो ये दो बिंदु से जाने वाली रेखा के समीकरण के फार्मूले हैं। इन फार्मूलों पे भी आपकी पकड़, आपकी पहचान होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये जो y अक्ष को काटते हुए जाए, अगर केवल y अक्ष पे वो x और y पे दोनों पे अंताखंड काटे, ऐसे जो x और y पे काटे तो ये x अपान a प्लस वाई अपान बी बराबर 1, ये इसको हम अंताखंड रूप बोलते हैं, इंटरसेक्शन फॉर्म, अंताखंड रूप, ठीक है, ये अंताखंड रूप, इंटरसेक्शन फॉर्म, ठीक है, अंताखंड रूप। और दूसरी बात, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे a, यहाँ पे b, क्लियर समझ गए। तो ये y बराबर अगर mx प्लस सी है तब ये क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस सी, ऐसी रेखा जो y अक्ष पे काटती, ठीक है, y अक्ष को c बिंदु पे काटती, प्रवणता m है, क्लियर है। चलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर आपका वृत्त अर्थात सर्कल, मतलब शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद। अगर मैं आपसे शंकु परिच्छेद पे बात करूं अर्थात कोनिक सेक्शन में मैं आपसे बात करूं, कोनिक सेक्शन क्या कहलाता है, उस पर मैं सर्कल पे बात करूं अर्थात सबसे पहले सर्किल, तो वृत्त, सर्कल क्या है, अगर बेटा इसका केंद्र, अगर इसका केंद्र h कामा k है और इसकी त्रिज्या r है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर इसका केंद्र मूल बिंदु पे हो, केंद्र कहाँ हो, केंद्र अगर मूल बिंदु पर हो, वृत्त का केंद्र कहाँ हो, केंद्र मूल बिंदु पर, अगर केंद्र मूल बिंदु पर होगा तब क्या होगा, अगर ये केंद्र मूल बिंदु पर है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये कहाँ पे एस है, इसका केंद्र मूल बिंदु पर, ये किसका है, ये एच कामा के पे, ऐसे कहीं पे भी, बात समझ गए। तो इसी तरह पैराबोला है, परवलय जिसको कहते हैं, परवलय, परवलय मतलब पैराबोला है, ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये तब होता है जब इसका ग्राफ ऐसे होता है, -4ax होता है जब ये ग्राफ ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ay, तो इसका ग्राफ ऐसे है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -4ay, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, क्लियर समझिए। दो ग्राफ आपने देख ली, ये पैराबोलिक है, एक आता है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त जिसको एलिप्स कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो, एलिप्स। तो अब एलिप्स पे चर्चा करें, एलिप्स पे क्या होगा, एलिप्स ये होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनना, यहां आ जाओ और यहां आ जाओ, ये एलिप्स है, और ये तब बनेगा जब यहां पर ए बी से बड़ा हो,
और अगर ए बी से छोटा हो जाए, अगर ये जो ए है वो बी से छोटा हो जाए, मतलब यहाँ पे यही हो लेकिन ये छोटा हो ये बड़ा हो, मतलब ए बी से छोटा हो जाए, तब कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसे। ये तब ग्राफ बनेगा जब ए बी से छोटा हो। समझ गए? है लेकिन उसी का। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से हमने बात करी दीर्घवृत्त की। आगे चलते हैं अब हम लोग। सीमा और अवकलज की बात करें तो सीमा और अवकलज में आपको पता है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंजिंग टू c पर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट किसी का भी इसके राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। इसके कौन से लिमिट? राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। यही तभी सीमा इसकी एग्जिस्ट करती। आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए? किसी भी बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट उसके राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। पता है? बराबर होनी चाहिए, तो वो उसकी एग्जिस्ट। अब देखो त्रिकोणमिति सीमाओं के कुछ उसके लिमिट्स कैसे हैं। जैसे लिमिट x टेंजिंग टू 0 हो तो sin x 0 होता है, लिमिट x टेंजिंग टू 0 हो तो cos x 1 होता है, लिमिट x टेंजिंग टू 0 ये फार देखो लिमिट x टेंजिंग 0 sin x अपान x 1 होता है, लिमिट x टेंजिंग 0 हो तो x अपान sin x भी 1 होता है। तो ये इसके कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, आप इसको देख लो। इसके आगे अब कुछ अवकलज के फार्मूले देखो, अवकलन के फार्मूले। अगर x की पावर n है तो पावर मल्टीप्लाई में आएगी, पूरे पावर से एक कम हो जाएगी। x की पावर x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, a की पावर x का अवकलन ये होता है, e की पावर x का सेम होता है। तो ये मैंने अवकलन के फार्मूले लिखे हैं, तो आप लोग इन फार्मूलों को भी देख लो अच्छे से। ठीक है, सभी लोग ये फार्मूले देख लो, कोई दिक्कत हो बताना। आगे चलते, इसके बाद एक अगला फार्मूला 11 नंबर, फिर 12 नंबर। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, आप इन सारे फार्मूलों को अच्छी तरीके से देख लो। ठीक है, अगर आप इन फार्मूलों को देख लो तो एक फार्मूला यहाँ पे भी है। तो ये कुछ फार्मूले हमने इसके भी लिखे। अब सांख्यिकी का कुछ फार्मूला लिखा है, इसके औसत का है, माध्यिका का है, प्रमुखता का है। तो इसके कुछ फार्मूले और इसकी सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको पता है तो आप लोग कर लोगे। तो इस पर फार्मूले सिंपल से हैं। फिर प्रायिकता का सिंबल एक फार्मूला लिखा, इससे पूरी जिंदगी में काम हो जाएगा। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। और जिन एक दो चैप्टर का नहीं कराया क्योंकि उनसे कोई फार्मूले का कोई लेना देना नहीं, इसलिए नहीं कराया। तो यहाँ पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? कह रहा हूँ कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, संयुक्त नियम एडिशनल रूल है, ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो वही मिलता जुलता है। तो यहाँ पे दो फार्मूले से काम हो जाएगा, इतने से आपका काम हो जाएगा। आपके मैं एक तरह से आपने पूरा चैप्टर के रिविजन देख लिया। अगर कोई डाउट कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, इत्तला कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो लेकर आऊंगा किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से जरूरी नहीं होते। ये फार्मूले 11 के साथ साथ 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहो और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे और अच्छे नंबर लेकर आओ। थैंक यू एंड लव यू ऑल। बाय बाय।